गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत करता हूं मैं आप सबका। आज हम देखने वाले हैं गिट और गिटहब का ट्यूटोरियल का पार्ट 1। और मैं आप सबको इस कोर्स के शुरुआत में ही कह देना चाहता हूं कि आई गारंटी यू कि आप एंड ऑफ द दिस ट्यूटोरियल आप सब लोग सीख जाएंगे गिट और गिटहब के बारे में बेसिक सब कुछ, और आप गिट और गिटहब को अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपका एक मिथ क्लियर कर देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि हम लोग बेसिकली समझते हैं कि गिट और गिटहब सेम चीज़ है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग में गिट यूज़ हो रहा है तो हम लोग समझते हैं कि दोनों सेम काम करते होंगे, अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। हम ऐसा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको सबसे पहले इन दोनों के लोगों से चीज़ें क्लियर करवाता हूँ। देखो, जो ये है गिट का लोगो। Okay, so this is a logo for Git and this is the logo for GitHub. This is GitHub. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग ये देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। बेसिकली क्या चीज़ है उसके, अगर हमें इन दोनों में डिफरेंस समझना है तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा किसके बारे में, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। we will have to understand version control system for understanding the difference between Git and GitHub. Version control system. Sorry for my bad handwriting. Okay, so version control system ये क्या चीज़ है। ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा, तभी हम गिट और गिटहब के बारे में समझ पाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। वर्जन वर्ड को देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड वर्जन। वर्जन क्या है, जैसे मान के चलो कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आप डेवलपर हो और आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया एक्स। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर एक्स के अंदर जब आपने फ्रेशली, मतलब सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनाया, तो आपने इसके अंदर कुछ फाइल्स डाली होंगी, मतलब इसके सॉफ्टवेयर की कुछ फाइल्स होंगी। मान के चलते हैं फाइल्स क्या हैं, F1, F2 और F3। ठीक है, अब हो सकता है ये .exe फाइल हो, .mp3 फाइल हो, .txt फाइल हो, कुछ भी फाइल्स हो। ठीक है, तो ये तीन फाइलें हैं जो आपके सॉफ्टवेयर एक्स को बनाती हैं। ये सॉफ्टवेयर एक्स जो है वो इन तीन फाइल से मिलकर बना है। ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को कभी अपग्रेड नहीं करेंगे। अपग्रेड यानी इवॉल्व नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो सबसे पहले विंडोज़ 98 आई थी। ठीक है, उसके बाद XP आई। ठीक है, फिर उसके बाद विस्टा आई। ठीक है, फिर उसके बाद विंडोज़ 7 आई, फिर आज हम विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडोज़ 98 बनाई, फिर XP बनाई, विस्टा बनाई, 7 बनाई, 10 बनाई। तो इन्होंने टाइम टू टाइम अपने सॉफ्टवेयर को इवॉल्व किया। ठीक है, इवॉल्व कहने का मतलब कि अपने सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन की, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड किया, नए नए फीचर्स को इंक्लूड किया। ठीक है, जिससे उनका सॉफ्टवेयर और बेटर होता गया टाइम के साथ साथ। ठीक है, हो सकता है विंडो 10 के बाद भी कोई नया वर्जन आए जिसमें कोई नया फीचर इंक्लूडेड हो या नई चीज़ें हो जो कि हमने अभी तक विंडोज़ 10 में ना देखी हो। यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए अपने विंडोज़ को और कुछ फीचर इंक्लूड करे माइक्रोसॉफ्ट। ऐसा ही आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ भी करोगे। मान के चलो आज अपने सॉफ्टवेयर एक्स बनाया था, इसका नाम आपने वर्जन 1 रख दिया। ठीक है, आप इन द फ्यूचर इसी सॉफ्टवेयर एक्स को अपग्रेड करोगे और उसके अंदर कोई नई फाइल्स ऐड करोगे। जैसे कि मान के चलो पहले इसके अंदर ये F1, F2, F3 थी, आज आप इसके अंदर F1, F2 और F3 तो रख ही रहे हो। F1, F2, F3 ये फाइल्स तो हैं ही इसके अंदर, बट आप इसके अंदर कुछ और तीन फाइल्स, जैसे मान के चलो F4, F5 और F6, आपने ये तीन फाइलें और ऐड कर दी, जिससे क्या हुआ, आपके सॉफ्टवेयर एक्स के अंदर कोई नया फीचर इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, आपका सॉफ्टवेयर इवॉल्व हो गया और आपने इसे नाम दे दिया क्या, वर्जन 2। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से सोचो, कॉमन सेंस यूज़ करो।
ठीक है, कि ये 3 फाइलें जो थी आपके सॉफ्टवेयर की वो वर्जन 1 बनाई थी। ठीक है, अगर अब आपको वर्जन 2 बनाना है उसके लिए आपको ये 3 फाइल्स तो चाहिए ही चाहिए, बट आपको ये 3 फाइल्स नए बनानी है। तो आप क्या करोगे, जो वर्जन 1 है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखोगे, है ना, कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखोगे ना, कि आपको ये 3 फाइलें या दोबारा बनाओगे। अगर आपको वर्जन 1 से वर्जन 2 बनाना है तो आप ये तीनों फाइलें कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ये तीनों फाइलें दोबारा बनाने बैठोगे और ये जो नए वर्जन 2 की 3 फाइलें ये भी बनाओगे। ऐसा तो नहीं होता ना। हम क्या करते हैं कि जो हमारा वर्जन 1 है उसको हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं स्टोर कर लेंगे। जब बचपन में हम कंप्यूटर यूज़ करते होते हैं तो हम यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे अब मैंने बेसिकली जो जिसको गेट और गिटहब के बारे में या वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में नहीं पता होगा, वो यूज़र अपने डेली लाइफ में क्या करेगा, वो क्या करेगा कि वर्जन 1 को अपने कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर बना लेगा वर्जन 1 के नाम से। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कंप्यूटर को के अंदर एक फोल्डर बना लेगा। ठीक है, किसके नाम से, वर्जन 1 के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर 3 फाइलें थी। ठीक है, अब वो 3 फाइलें क्या करेंगी, कुछ साइज भी लेंगी। मान के चलो इन 3 फाइल्स का साइज 2 GB था, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मान के चलो उन वर्जन 1 के अंदर जो 3 फाइलें थी उनका साइज कितना था, 2 GB था। सॉरी, ठीक है, अब आपने क्या किया है, वर्जन 2 बना दिया है। ठीक है, अब वर्जन 2 के अंदर हमने जैसे देखा कि उसके अंदर 6 फाइल्स थी। अब जो भी साइज होगा उसका एप्लीकेशन का या सॉफ्टवेयर का वो बढ़ गया होगा, 2 GB ना हो गया, हो सकता है मान के चलो 3 GB हो गया हो। ठीक है, ऐसे ही मान के चलो आपने वर्जन 1 वर्जन 2 ऐसे ही वर्जन 3 बना लिया। ठीक है, और अपना वर्जन 3 बना दिया, 4 बना दिया, ऐसे ऐसे करके करके अब आप फाइनली 6 वर्जन पर हो, जो कि सबसे स्टेबल है करंट टाइम में। ठीक है, आपने इवॉल्व करा इतना इतना और वर्जन 6 पे पहुंच गए। ठीक है, अब वर्जन 3 का भी कुछ फाइल का साइज होगा, मान के चलो 4 GB था। ठीक है, ऐसे ही वर्जन 4 का भी, वर्जन 5 का भी, सबका कुछ ना कुछ फाइल साइज होगा। वर्जन 6 का भी कुछ फाइल साइज होगा, मान के चलो वो 10 GB है। ठीक है, अब आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है उसका तो एक लिमिटेड स्पेस है नहीं है, वो हार्ड डिस्क कभी ना कभी आकर फुल हो जाएगी। ठीक है, सो क्या हो रहा है बेसिकली कि देखो कि आपका वर्जन 1 तो 2 GB ले रहा है, वर्जन 2 3 GB ले रहा है। सो आपकी जो सॉफ्टवेयर की फाइल्स हैं एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी हार्ड डिस्क को ये कंज्यूम कर लेगा पूरा, है ना। अब हम ये तो कर नहीं सकते कि अब सारी चीज़ें अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करके रख ली और फ्यूचर में कभी हमें ज़रूरत पड़ी इनको हटाने की तो हम हटा दे, तो लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी, तो ये काम तो हम कर नहीं सकते। यानी हम लोकल हार्ड डिस्क में से, मतलब ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, कर तो सकते हैं। ठीक है, बट ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारी एक ना दिन एक दे मतलब किसी दिन ना किसी दिन आकर ही हमारी पूरी हार्ड डिस्क को क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, जो कि हम नहीं चाहते। दूसरा क्या है इसका डीमेरिट है लोकल हार्ड डिस्क के अंदर अपने कंप्यूटर की अपने सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री को स्टोर करने का। ये डीमेरिट है कि देखो मान के चलो कि आपका कंप्यूटर कभी ख़राब हो गया, ठीक है, या आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, आपका कंप्यूटर क्रैश कर गया, या आपके कंप्यूटर को सर्दी हो गई या कुछ भी चीज़ मान के चलो हो गया। ठीक है, सो आपके सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री पूरा डिलीट हो जाएगी, आपका सॉफ्टवेयर पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तब आप क्या करोगे, तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है ना। इस तो जो डेवलपर्स थे, प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स बनाए। ठीक है, और उन्होंने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला। ठीक है, तो कैसे सल्यूशन निकाला कि वर्ज जो हमारे थे प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स, इन्होंने क्या किया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स बनाए। अब हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसे शॉर्ट फॉर्म में VCS भी बोलते हैं। ओके, VCS। ठीक है, सो VCS क्या था, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो है हमारा लोकल, ठीक है,
एक है सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, एक है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक पेन पेपर लेकर बैठ जाएं और ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लें, क्योंकि हो सकता है आप लोग ये चीज़ें फ्यूचर में भूल जाएं। सो ये आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। या फिर अगर आप अभी फर्स्ट गो में सिर्फ समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, सेकेंड गो में यानी ये वीडियो को एक बार दोबारा देखें, तब आप चीज़ें नोट डाउन कर ले तो आपको ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी और सब समझ में आएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सो वीसीएस तीन तरीके के होते हैं, एक होता है लोकल, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये हमारे तीन तरीके के वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, एक एक के बारे में हम इन डेप्थ देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है। लोकल देखते हैं सबसे पहले। देखो मैंने आपको लोकल बेसिकली समझा दिया है और आपको पता भी नहीं चला कि आपने लोकल वीसीएस पढ़ लिया। देखो लोकल वीसीएस कुछ नहीं था। लोकल वीसीएस कहने का मतलब है कि हम अब किसी भी सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री या अपने कुछ भी फाइल्स की हिस्ट्री या अपने फोल्डर को या किसी भी चीज़ को हम लोकली अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई सर्वर नहीं यूज़ कर रहे, हम कोई गिट नहीं यूज़ कर रहे, कोई गिटहब नहीं यूज़ कर रहे, कुछ नहीं यूज़ कर रहे। हम सिर्फ अपने कंप्यूटर के अंदर उस सॉफ्टवेयर को सेव करते जा रहे हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास कुछ वर्ड में मैंने कुछ फाइल बना रहा हूँ, मेरे को एक प्रेजेंटेशन बनाने को मिली है स्कूल या यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैंने पहले दिन में वो फर्स्ट डे में जो पीपीटी बनाई, मैंने वो पीपीटी बनाई, ठीक है, मैंने उसको पूरा नहीं कर पाया मैं, ठीक है। मैंने तो उसके अंदर से मेरे को टोटल मान के चलो 20 स्लाइड्स का टारगेट मिला था, ठीक है। ये 20 स्लाइड्स का मुझे टारगेट मिला था और फर्स्ट डे में पीपीटी के अंदर मैं सिर्फ 5 स्लाइड्स बना पाया, ठीक है, सिर्फ 5 स्लाइड्स बना पाया। सो मैंने क्या किया, अपने कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है। उस फोल्डर का नाम रख दिया आज की डेट, जैसे आज 4th ऑफ सॉरी आज क्या डेट है, आज 17th ऑफ अप्रैल है, ठीक है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो 17th ऑफ अप्रैल 2020 के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया और इसके अंदर अपनी फर्स्ट डे जिसमें दिन मैंने काम किया पीपीटी में 5 स्लाइड बनाई उसको इसके अंदर सेव कर दिया, ठीक है। ऐसी सेकेंड डे पे मैंने जो काम करना है, ठीक है। अब सेकेंड डे पे जो मुझे काम करना है, मैंने क्या किया, ये वाली पीपीटी खोली, इसके अंदर में मैंने और काम किया, 5 स्लाइड्स और ऐड कर दी, ठीक है। और उन 5 स्लाइड्स वाली जो अब टोटल कितनी हो चुकी है मेरी, 10 स्लाइड्स हो चुकी हैं। अब इन 10 स्लाइड्स वाली पीपीटी को मैंने क्या करा, अपने एक नया फोल्डर बनाया 18/4/20 के नाम से और इसके अंदर सेव कर दिया, ठीक है। ऐसे ही थर्ड डे, फोर्थ डे, और फोर्थ डे पे जब मैं आया तो मैंने फोर्थ डे में एक फ़ोल्डर बनाया होगा 17, 18 20 अप्रैल 20 के नाम से और उसके अंदर मैंने अपनी पीपीटी सेव कर दी होगी जिसके अंदर मेरी टोटल 20 स्लाइड्स होंगी, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एक प्रोग्रेस को स्टोर करना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि मैं एक पीपीटी पे अगर काम कर रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट डे देखा था, चाहता हूँ मैं कभी फ्यूचर में कि मैंने फर्स्ट डे के अंदर कितना काम किया था, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मैंने फर्स्ट डे में सिर्फ 5 स्लाइड्स जितना काम किया था, सेकेंड डे में मैंने उसमें और 5 स्लाइड्स ऐड कर दी थी तो टोटल 10 हो गई थी, फिर थर्ड डे में 15 हुई, फिर फोर्थ डे में 20 हुई, ठीक है। सो डे बाय डे अगर मैं अपनी फ्यूचर में कभी प्रोग्रेस देखना चाहूँ तो मैं इन फोल्डर को डेट वाइज देख के कर लूँगा, ठीक है। सो मैं इन फोल्डर्स को कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, लोकली अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं लोकली अपनी किसी भी फाइल का वर्जन कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली डेट के हिसाब से मैं वर्जन बना रहा हूँ, मैं इसे ही कह सकता हूँ ये मेरा वर्जन 1 है पीपीटी का, ये मेरा वर्जन 2 है, जो मैंने थर्ड डे पे किया होगा वो वर्जन 3 है, जो मैंने फोर्थ डे पे किया होगा वो वर्जन 4 है, ठीक है। सो ये क्या है, मेरे लोकली मैं अपने किसी भी फाइल को वर्जन कंट्रोल कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे, क्या है, लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। क्या है, लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ओके। इसका एग्जांपल क्या है, हमारा कंप्यूटर, ठीक है। सो ये हो गया लोकल वीसीएस के बारे में, ठीक है। अब हम समझते हैं किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड और
सेंट्रल के बारे में, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में, सॉरी सेंट्रल के बारे में समझते हैं। ठीक है, मैं ये ना यूज़ करके ना यहाँ लिख देता हूँ। ओके, सो centralized version control system। सो हम इसके बारे में देखेंगे अभी। ठीक है, एक काम करते हैं, एक सेकेंड। सो सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम देख रहे हैं। ओके, सो सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो है क्या, जो हम वर्ड अब बहुत बार बार यूज़ करेंगे, जिसका नाम है रिपोजिटरी। अब मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करूँगा तो सो बेटर है कि मैं स्टार्टिंग में ही सबको क्लियर कर दूँ कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ओके, सो रिपोजिटरी वर्ड का मतलब क्या है। अब जो भी वो फोल्डर था, ठीक है, जिसकी हम हिस्ट्री, जैसे मान लो मेरा वर्जन 1 है, ठीक है, ये मेरे सॉफ्टवेयर का वर्जन 2 है, ठीक है, ऐसे ये मेरा सॉफ्टवेयर का वर्जन 3 है। मैंने इन्हें अलग अलग फोल्डर में स्टोर किया हुआ है। अब इन तीनों फोल्डर्स को उठाकर मैं एक अलग फोल्डर में सेव कर लूँगा, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, रिपोजिटरी। यानी रिपोजिटरी क्या है, मेरा वो फोल्डर है जिसके अंदर मेरे सॉफ्टवेयर के सारे वर्जन स्टोर्ड हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या कि रिपोजिटरी क्या है, रिपोजिटरी वो फोल्डर है जिसके अंदर मेरे सॉफ्टवेयर के सारे वर्जन्स स्टोर्ड हैं। रिपोजिटरी उस फोल्डर को कहते हैं। ठीक है, सो एक स्पेशल टाइप का फोल्डर होता है जिसके अंदर क्या, मेरे सारे मेरे सॉफ्टवेयर के सारे वर्जन यानी सॉफ्टवेयर की सारी हिस्ट्री स्टोर्ड है। ठीक है, उस फोल्डर को क्या कहते हैं, रिपोजिटरी कहते हैं। ओके, सो हमने रिपोजिटरी के बारे में भी देख लिया। सो अब हम चलते हैं क्या, फाइनली सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में देखते हैं। देखो, हमें प्रोग्रामर्स ने क्या कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है लोकली अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल स्टोर करने में, तो उसके लिए हम कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो उन्होंने क्या सोल्यूशन ढूंढा, उन्होंने बोला कि आप एक सर्वर बनाइए। ठीक है, सर्वर जिसको नहीं पता तो मैं भी बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, आप एक क्या करें, एक सर्वर बनाइए। ठीक है, ये मेरा सर्वर हो गया। आप एक सर्वर बनाइए और अपनी जितनी भी जो आपकी रिपोजिटरी थी, रिपोजिटरी कहने का मतलब क्या, वो फोल्डर जिसके अंदर मेरे सॉफ्टवेयर की सारी हिस्ट्री स्टोर्ड है, उस रिपोजिटरी को, जैसे मेरी अगर ये रिपोजिटरी है, ठीक है, इस रिपोजिटरी को आप कहाँ पर स्टोर कर दीजिए, सर्वर पे। यानी रिपोजिटरी को अपने कंप्यूटर में मत सेव रखिए, उस रिपोजिटरी को कहाँ पे सेव रखिए, सर्वर पे सेव रखिए। इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि अगर आप अकेले नहीं हैं जो अपने सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, आपकी एक टीम है, आप 5, 6, 10, 15, 20 जितने मर्जी लोग मिलकर एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, सेम फाइल के ऊपर 15-20 लोग काम कर रहे हैं। अब मान के चलो कि एक पर्सन एक्स है और एक पर्सन वाई है, ये दोनों मिलके एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। ठीक है, अगर वाई चाहता है कि मैं सॉफ्टवेयर के अंदर के कुछ फीचर्स पे काम करूं जो इमेज और विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है, तो वो वाई कर रहा है। एक्स क्या कर रहा है कि उसी सॉफ्टवेयर के क्या मैसेजिंग फीचर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो एट अ सेम टाइम सेम फाइल के ऊपर एक्स और वाई दोनों काम कर पाएंगे। ठीक है, थ्रू सर्वर। क्यों, सर्वर क्या होता है, एक सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो ना कि एक्स के पास है ना कि वाई के पास है, जो एक दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे प्लेस्ड है। ठीक है, और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, जो 24 घंटे कंप्यूटर चालू रहता है, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे चालू रहता है, उसकी भी कुछ हार्ड डिस्क है, उसकी भी कुछ मेमोरी है। ठीक है, बट क्या, वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जब भी यूज़र एक्स या यूज़र वाई चाहे तो वो सर्वर से फाइल्स उठा के यानी रेपोजिटरी को उठा के अपने कंप्यूटर के अंदर ला सकता है। ठीक है, बट
अगर हम सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जब यूज़र एक्स या यूज़र वाई या यूज़र जेड, कोई भी यूज़र हो, वो सर्वर से ये बोलेगा कि मुझे मेरी रिपॉजिटरी दो, तो जो सर्वर होगा उसे पूरी रिपॉजिटरी क्या थी, जो क्या मेरे सॉफ्टवेयर की सारी हिस्ट्री, ऑल हिस्ट्री स्टोर कर रहा था। यानी इस रिपॉजिटरी के अंदर मेरा वर्जन 2 भी है, वर्जन 3 भी है, वर्जन 1 भी है, सारे वर्जन है, ठीक है। बट जब मैंने इसे सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर स्टोर किया है, तो सर्वर से जब यूज़र एक्स या वाई या जेड कोई भी यूज़र अगर मांगेगा कि अब मुझे मेरी रिपॉजिटरी ला के दो, तो वो उसे पूरी रिपॉजिटरी रिटर्न में नहीं देगा, ठीक है। तो फिर क्या देगा, रिपॉजिटरी से जो करंट वर्जन होगा, यानी जो लेटेस्ट वर्जन होगा इस रिपॉजिटरी के अंदर, ठीक है, सर्वर वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। यानी वर्किंग डायरेक्टरी, मैं जोन सा भी वर्जन मांगूंगा पर्टिकुलरली मुझे वही वर्जन रिटर्न कर देगा। अब मैं अगर इससे यूजर एक्स सर्वर से बोले कि मेरे को वर्जन 2 ला के दो, ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, अपनी रिपॉजिटरी के अंदर से वर्जन 2 उठा के एक्स को दे देगा, ठीक है, बट पूरी रिपॉजिटरी नहीं देगा, ठीक है। ऐसे ही सर्वर अगर यूजर वाई क्या बोले सर्वर से कि मेरे को ना तुम वर्जन 3 ला के दे दो, तो वाई क्या करे, सर्वर क्या करेगा, वाई को वर्जन 3 ला के दे देगा, पूरी रिपॉजिटरी नहीं देगा। यानी कहने का मतलब वाई के पास जो लोकली उसके कंप्यूटर के अंदर जो वर्किंग फाइल आएगी, है ना, जिसपे वो अपना काम करेगा, उसके पास कौन सी फाइल आएगी, सिर्फ जो उसने वर्जन मांगा होगा। जैसे इसने वर्जन 3 मांगा, तो इसके पास क्या आएगी, सिर्फ वर्जन 3 की फाइल्स आएंगी, ठीक है। वर्जन 1, 5, 4 वो इसके पास नहीं आएंगी, वो सिर्फ कहाँ स्टोर होंगी, सर्वर में, ठीक है। ऐसे ही मान लो यूज़र जेड ने मांगा वर्जन 1, तो इसके पास सिर्फ वर्जन 1 आएगा, ठीक है। इसके पास वर्जन 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं आएगा, इसके पास सिर्फ वर्जन 1 आएगा और ये वर्जन 1 पे काम कर पाएगा, ठीक है। तो अब मान लो एक्स ने कुछ फाइल अपडेट कर दी, ठीक है, मतलब अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ फाइल अपडेट कर दी, तो वो क्या करेगा, उस अपडेटेड फाइल को सर्वर पे डालेगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली क्या चली जाएंगी, सारी अपडेट होके सर्वर पे चली जाएंगी। यानी अब सर्वर के अंदर वर्जन 1, जो इसने वर्जन मान लो 2 लिया होगा, तो सर्वर के अंदर भी वर्जन 2 अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर वाई वर्जन 2 मांगेगा, तो उसको भी वो अपडेटेड वाला वर्जन 2 मिलेगा जो कि एक्स ने अपडेट किया था, ठीक है। एक चीज़ और देखो, जब एक्स ने उस वर्जन 2 पे वर्क किया और उस वर्जन 2 को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है, जब वर्जन 2 को उसने अपडेट कर दिया, ठीक है, तो वो अब वापस सर्वर पे डालेगा, ठीक है। तो जो जब एक्स अपने से उठा के वापस रिपॉजिटरी में डाल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कमिट करना। क्या कहते हैं, कमिट करना। कमिट कहने का मतलब क्या है कि अब जो वर्किंग डायरेक्टरी में हमने जो काम किया था, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी में यानी अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी हमने काम किया उसको वापस सर्वर पे डाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम, कमिट करना, ठीक है। किसके अंदर, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ऐसे ही यूज़र वाई भी यूज़र जेड भी लोकली अपने कंप्यूटर के अंदर वर्जन 3 पे वर्जन 1 पे काम करेंगे और उनको कहाँ पे अपडेट कर देंगे, सर्वर पे, ठीक है। ये तो हो गया कि सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम काम कैसे करते हैं। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, ठीक है। डीमेरिट्स थे तभी तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया, तभी तो हम आज गेट और गिटहब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्या डीमेरिट्स थे, देखो इसके डीमेरिट्स ये थे कि मान के चलो सर्वर ख़राब हो गया। सर्वर क्या है, बेसिकली एक कंप्यूटर ही तो है जो कि दूसरी जगह पे होस्टेड है, ठीक है। अब मेरी जो भी सॉफ्टवेयर था उसकी सारी हिस्ट्री, यानी जो रिपॉजिटरी थी मेरी, कहाँ पर स्टोर थी, सर्वर में स्टोर थी, है ना। तो सर्वर अगर ख़राब हो गया तो मेरी सॉफ्टवेयर की सारी हिस्ट्री चली गई, है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो यानी मेरे सॉफ्टवेयर की सारी हिस्ट्री क्या हुई, डिलीट हो गई। और अगर मेरा सर्वर ख़राब हो गया तो मेरा सारा सॉफ्टवेयर ही डिलीट हो गया बेसिकली। अब मैं किस सॉफ्टवेयर पे काम करूँगा, एक डीमेरिट ये है। दूसरा ऐसा क्यों हुआ, तो इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या आया, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया, ठीक है। देखो इसके सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में बस इतना ही था, और इसका एक एग्जांपल क्या है, सब वर्जन। जैसे गेट एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही सब वर्जन एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें क्या, किस चीज़ का सॉफ्टवेयर है वो,
सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। कौन सा? सब वर्जन। आप गूगल पे जा सकते हो और इसके बारे में और डिटेल्स भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं एक डिटेल चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। अब देखो, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटेड आसानी से समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या काम कर रहा होगा। ठीक है, देखो मैंने सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या बोला, इससे पहले सिर्फ इसी इमेज पे चलते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ओके, सो देखो सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, देखो सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या था, मेरे पास एक सर्वर था। ठीक है, जिस पे मैंने अपनी रिपोजिटरी स्टोर की थी। ठीक है, अब ये यूज़र एक्स वाई जेड या मान लो कुछ भी कह लो कि ये वर्क स्टेशन PC1 है, वर्क स्टेशन PC2 है, वर्क स्टेशन PC3 है। इनके पास अब पूरी रिपोजिटरी नहीं आई है इनके कंप्यूटर में। पीसी के अंदर क्या आई है? सिर्फ वर्किंग कॉपी। ठीक है, इसे ध्यान से देखो, जो PC1 है इसके अंदर कौन सी फाइल आई है रिपोजिटरी की? सिर्फ वर्किंग कॉपी, यानी करंट वर्जन जो भी इन्होंने मांगा होगा। जैसे इन्होंने वर्जन 1 मांगा तो पीसी के अंदर सिर्फ क्या आया होगा? वर्जन 1 आया होगा। इसने वर्जन 2 मांगा होगा तो इसके पास सिर्फ वर्जन 2 आया होगा। इसने जो भी वर्जन मांगा होगा तो इसके पास वो वर्जन आया होगा। ठीक है, और ये बेसिकली उसी वर्जन पे काम कर रहे होंगे, जबकि सारी जो मेरे सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री है वो कहाँ पर स्टोर्ड है? सर्वर पे। ठीक है, अगर सर्वर खराब हो जाता है तो मेरा सारा सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या था? डीमेरिट था सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। अब इस चीज को सुधारने के लिए प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स क्या लेकर आए? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम लेकर आए। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या था ये भी देख लेते हैं हम। देखो क्या था, मैं बताता हूँ क्या चीज थी। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में भी हम क्या यूज करते हैं? सर्वर यूज करते हैं, जिसके अंदर हम अपने रिपोजिटरी को स्टोर करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम जो काम सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम कर रहे थे वो भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में भी वही काम करते हैं, पर ये कैसे डिफरेंट है? देखो, हमने अपने सारी रिपोजिटरी यानी वो फोल्डर जिसके अंदर मेरे सॉफ्टवेयर की सारी हिस्ट्री स्टोर्ड है, यानी जो मेरी रिपोजिटरी है, उसको कहाँ पर डाल दिया मैंने? सर्वर पर डाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब जब जो यूजर है वर्क स्टेशन PC1 है, वर्क स्टेशन PC2 है, वर्क स्टेशन PC3 है, जब भी सर्वर से ये अपनी चीज को मांगेगा कि मुझे मेरी रिपोजिटरी दो, ठीक है, तो वो ये नहीं पूछेगा कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए। वो बिना पूछे सारी की सारी पूरी रिपोजिटरी किसको दे देगा? वर्क स्टेशन PC को दे देगा। ठीक है, इसलिए देखो रिपोजिटरी ये यहाँ पर ही सिर्फ नहीं स्टोर्ड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो 3 लोग हैं जो एक सेम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, सेम फाइल पे काम कर रहे हैं जो कि सर्वर पे स्टोर्ड है, और वो सर्वर कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहा है। तो अगर यूजर 1 ने उस सॉफ्टवेयर की सारी हिस्ट्री यानी कहा कि रिपोजिटरी ला के दो, तो वो पूरी की पूरी रिपोजिटरी उठा के सर्वर किसको दे देगा? PC1 को, यानी यूजर 1 को दे देगा। अगर यूजर 2 मांगेगा रिपोजिटरी, उसे भी दे देगा। यूजर 3 मांगेगा, उसे भी दे देगा, और सर्वर में भी स्टोर रहेगी। यानी अब मेरे फाइल का बैकअप 4 जगह पे, यानी जितने भी यूजर्स उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, उस फाइल पे काम कर रहे हैं, उन सबके पास अपने कंप्यूटर में लोकली उस सॉफ्टवेयर का बैकअप है। अगर मेरा सर्वर खराब भी हो जाता है, अब मान के चलो कि अब मेरा सर्वर भी खराब हो गया, ठीक है, तो भी मेरा सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रिपोजिटरी थी मेरे सॉफ्टवेयर की वो अब यूजर 1 के कंप्यूटर में भी थी, यूजर 2 के कंप्यूटर में भी है, यूजर 3 के कंप्यूटर में भी है। रिपोजिटरी कहने का मतलब क्या है कि यूजर 3 के अंदर मेरे सॉफ्टवेयर की पूरी हिस्ट्री होगी। वर्जन 1 2 3 4 15 16 कोई भी वर्जन हो, वो सारी की सारी हिस्ट्री इस यूजर 3 के कंप्यूटर में भी है, यूजर 2 के कंप्यूटर में भी है, यूजर 1 के कंप्यूटर में भी है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि सबके कंप्यूटर एक साथ ही खराब हो जाएंगे, कि सर्वर भी खराब हो गया और यूजर 1 2 3 सबके कंप्यूटर एक साथ खराब हो गए। ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा हो भी गया तब तो प्रॉब्लम आ सकती है, इससे भी डेवलपर्स काम करेंगे। ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम से क्या फायदा हुआ कि मान के चलो मेरा सर्वर भी खराब हो गया तब भी मेरा सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेसिकली मेरे सॉफ्टवेयर की सारी हिस्ट्री कहाँ पे स्टोर थी? हर यूजर के, जो भी उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है उसके कंप्यूटर में लोकली उस सॉफ्टवेयर का बैकअप बन गया था। ठीक है, यानी वो अपने कंप्यूटर के अंदर लोकली
उस सॉफ्टवेयर की सारी हिस्ट्री को एक्सेस कर सकता था, ठीक है, और सर्वर पे भी स्टोर थी, ठीक है। सो देखो, देख रहे हो तुम कितना बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करने का, ठीक है। अब मान के चलो, इसका एक और बेनिफिट बताते हो, जैसे मान के चलो यूजर वन के पास इंटरनेट नहीं है, बट वो अपने घर, जैसे मान के चलो यूजर वन को लंदन जाना है, करंटली वो दिल्ली में है, ठीक है। जब वो दिल्ली में है तो उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है। अब वो जब दिल्ली से लंदन जाएगा तो फ्लाइट में होगा, फ्लाइट में तो इंटरनेट चलता नहीं है ना। सो यूजर वन क्या था, समझदार था, तो उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करता था वो। तो उसने क्या किया, देखो मैं इसे और थोड़ा बेटर वे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो मान के चलो, देखो मैं बताता हूँ क्या, मान के चलो यूजर वन था, ठीक है, यूजर वन था, ये डी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करता था, डीवीसीएस यूज करता था, ठीक है। ये दिल्ली से कहाँ जाना चाहता है, लंदन जाना चाहता है। जब ये दिल्ली में था, इसके पास इंटरनेट कनेक्शन था, जब ये इस प्रोसेस में होगा, यानी जब ये दिल्ली से लंदन जा रहा होगा, तब यानी कहाँ पर होगा, फ्लाइट में होगा, ठीक है। फ्लाइट में तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है ना। तो इसने क्या किया, और ये अपना काम पे बहुत फोकस करते हैं, और ये अपने काम से मतलब हटना नहीं चाहता, ठीक है। सो दिल्ली में जब ये था तो इसे इंटरनेट कनेक्शन था, इसने क्या किया कि जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम करता था, इसने क्या किया, DCVS के यूज करके अपने कंप्यूटर के अंदर इसकी रिपोजिटरी ले आया, अपने कंप्यूटर के अंदर। जब इसके पास इसके कंप्यूटर के अंदर ये रिपोजिटरी आ गई, ठीक है, सो इसे अब इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए इस रिपोजिटरी पे कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उसे अपनी रिपोजिटरी में जो उसने अपडेट किया उसे वापस उसे सर्वर पे ना डालना हो, ठीक है, तब तक उसे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। अब ये लोकली अपने कंप्यूटर के अंदर सारे काम कर सकता है, लोकली। लोकली कहने का मतलब क्या है कि अगर अभी जब ये रिपोजिटरी को खोलेगा और करेंटली जिस भी वर्जन पे काम करेगा वो तो लेटेस्ट वर्जन होगा, बट ये चाहता है कि वर्जन वन पे चले जाए। सो इसे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, इसे सर्वर को बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे तुम वर्जन वन ला कर दो। ये डायरेक्टली अब रिपोजिटरी इसके कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव हो चुकी है। सो ये जो भी सॉफ्टवेयर यूज करेगा DCVS के लिए, जैसे गिट एक DCVS का एग्जाम्पल है। यस मैं अब ये सब आपको बता रहा हूँ क्या, कि DCVS जो था मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, गिट क्या है, एक इसी का एग्जाम्पल है। गिट क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। सो एक गिट सॉफ्टवेयर का यूज करेगा और गिट के थ्रू ये डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के अंदर लोकल कमांड्स यूज करके विदाउट इंटरनेट कनेक्शन वर्जन वन को एक्सेस कर पाएगा बिना सर्वर को बताए, ठीक है। वर्जन 1 2 3 जितने भी इसकी सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री होगी सबको एक्सेस कर पाएगा बिना सर्वर को बताए या सर्वर में छेड़छाड़ किए, ठीक है। इससे एक बेनिफिट और है, वो भी बताता हूँ। जैसे मान के चलो क्या कि देखो मैं बताता हूँ, मान के चलो जो PC1 यूज कर रहा था यूजर, इसने कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसी छेड़छाड़ कर दी जिससे मेरा सॉफ्टवेयर खराब हो गया। अगर वो सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहा होगा और इसने डायरेक्टली वो सर्वर पे पुश कर दिया, ठीक है, उसने कुछ काम किया जिससे सॉफ्टवेयर मेरा खराब हो गया और उसने वो चेंज डायरेक्टली सर्वर पे पुश कर दिया, ठीक है। सो वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो यूजर 2 के लिए भी खराब हो जाएगा, यूजर 3 के लिए भी खराब हो जाएगा। जबकि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहा होगा, ठीक है, तो वो जो भी चेंज करेगा, जो भी कमिट करेगा, जो भी अपडेट करेगा, तो वो लोकली अपने कंप्यूटर में अपडेट करेगा, ठीक है। और वो लोकली जो भी अपडेट या जो भी चेंज कर रहा है वो यूजर 2 यूजर 3 को बिना बताए, यानी उनकी जो बैकअप है उनको बिना खराब किए अपने कंप्यूटर के अंदर चेक कर सकता है कि मान के चलो कि जो मैं चेंज कर रहा हूँ, जो भी अपडेट कर रहा हूँ, उससे मेरा सॉफ्टवेयर कहीं खराब तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मान के चलो अगर खराब हो भी गया तो वो रोल बैक कर सकता है। रोल बैक कहने का मतलब कि वो वापस आ सकता है, कि जिस स्टेट में उसका सॉफ्टवेयर काम कर रहा था उस सॉफ्टवेयर स्टेट में वो वापस आ सकता है, यानी हिस्ट्री में वो वापस जा सकता है, ठीक है। फ्यूचर में तो नहीं जा सकते हम, बट हम गेट का यूज करके पास्ट में जरूर जा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर की, ठीक है। सो ये भी गिट का बेनिफिट है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, अब हम बेसिकली समझ चुके हैं किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूँ दोनों के, जैसे मैंने बताए थे।
जो CVCS था यानी सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, इसका एग्जांपल है सब वर्जन। और भी बहुत सारे हैं, ये एक अकेले एग्जांपल नहीं है, आप गूगल पे देख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ बस। ये सब वर्जन CVCS यानी सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल आप सबको पता ही है, गिट है, ठीक है, और मर्क्यूरियल है, और भी बहुत सारे हैं जैसे बिट बकेट वगैरह वगैरह, बहुत सारे एग्जांपल हैं एटसेट्रा, ठीक है। बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर DVCS की सर्विस ऑफर करते हैं, बट इस टाइम पे सबसे पॉपुलर गिट है, तो हम गिट के बारे में ही देखेंगे और गिट की इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे। अब देखो, अब वो वक्त आ गया है जब मैं आपको ये बताऊं कि गिट और गिट हब में डिफरेंस क्या है। ओके, सो गिट और गिट हब में देखो डिफरेंस क्या है। गिट क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जिसके यूज करके मैं अपने कंप्यूटर के अंदर जो मैं रिपोजिटरी ले आया था, यानी देखो जैसे मेरा ये कंप्यूटर है और ये मेरा सर्वर है, ठीक है, दिस इज माय सर्वर, दिस इज माय कंप्यूटर। मैं सर्वर से अपने कंप्यूटर के अंदर रिपोजिटरी ले आया था, ठीक है, यानी अब मेरे कंप्यूटर के अंदर रिपोजिटरी है। अब उस रिपोजिटरी की हिस्ट्री को एक्सेस करने के लिए जो मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए वो क्या है? गिट है। और जो वो सर्वर है, ठीक है, जो कि मेरे को गिट जो भी मेरे को DCVS के फीचर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वो सर्वर कौन है? गिट हब है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये गिट हब का ही सर्वर यूज़ करें, आप अपना सर्वर भी बना सकें, बट वो इस वीडियो का प्रोस्पेक्टिव नहीं है। ऐसे गिट हब अकेला नहीं है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे सर्वर्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे गिट लैब जो है वो भी बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। गिट हब, गिट लैब, ये सब क्या है? ये सर्वर है जो कि गिट के लिए काम कर रहे हैं, यानी जो भी रिपोजिटरी को मैं सर्वर पे स्टोर करना चाह रहा हूँ और DVCS के फीचर्स को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इन पे अपने सॉफ्टवेयर को डाल सकता हूँ या अपने हिस्ट्री को सर्वर पे डाल सकता हूँ। किन सर्वर्स पे? गिटहब के सर्वर पे, गिटलैब के सर्वर पे। और गिट क्या है? गिट वो सॉफ्टवेयर है जो मेरे कंप्यूटर के अंदर मुझे वो फीचर्स प्रोवाइड करेगा जो DVCS के अंदर होते हैं। क्या कि जैसे रिपोजिटरी की हिस्ट्री को एक्सेस करने के लिए जो भी फीचर्स होंगे, ठीक है, वो सारे फीचर्स कौन प्रोवाइड करेगा? गिट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। अगर मेरे को अपने कंप्यूटर की रिपोजिटरी में मैंने जो चेंज कर लिया उन्हें वापस से मेरे को गिटहब पे डालना है, तो वो फीचर्स कौन प्रोवाइड करेगा? गिट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, पुल और पुश, ठीक है। सो देखते हैं, जैसे मान के चलो कि वो जो यूज़र 3 था उसने अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ फाइल अपडेट कर दी, ठीक है, और उसे अपने कंप्यूटर की लोकल रिपोजिटरी के अंदर कमिट कर दिया, यानी सेव कर दिया, ठीक है। पहले उसने कुछ अपडेट किया और फिर उस चेंज को सेव कर दिया किसके अंदर? रिपोजिटरी के अंदर। अब वो ये रिपोजिटरी कौन सी है? देखो दो दो रिपोजिटरी दिख रही होंगी आपको, एक यहाँ पर, एक इस लेवल पे और एक इस लेवल पे, ठीक है। जो इस लेवल पे रिपोजिटरी है ये आपके लोकल कंप्यूटर में है, यानी लोकल PC में है, ठीक है। और इस लेवल पे जो आपको रिपोजिटरी दिख रही है ये कहाँ पर है? सर्वर पर है, ठीक है, ये सर्वर पे है, ठीक है। अगर अब आपको अपनी लोकल रिपोजिटरी को सर्वर पे डालना है, ठीक है, सो लोकल रिपोजिटरी को सर्वर पे डालने के फीचर को क्या कहते हैं? पुश करना। और सर्वर से रिपोजिटरी को अपने लोकल PC के अंदर लेने के फीचर को क्या बोलते हैं? पुल करना, ठीक है। हम ये सब प्रैक्टिकली करेंगे, ये लेक्चर थोड़ा सा थियोरेटिकल है क्योंकि अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है बेसिकली कि हम गिट और गिटहब क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों ये इतना मार्केट में डिमांडेड है, हम इसको यूज़ करेंगे, फ़ायदा क्या है। हमसे सब पूछ रहे हैं कि गिट और गिटहब चलाना आता है आपको या नहीं आता, ठीक है, तो इसका क्या मतलब क्या है, क्या सॉफ्टवेयर किस काम करता है, इसको ये भी जानना ज़रूरी था, ठीक है। सो अब आपको पता चल चुका है कि गिट और गिटहब में डिफरेंस क्या है और गिट और गिटहब हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं क्या थोड़ी गिट की हिस्ट्री के बारे में कि गिट सॉफ्टवेयर कैसे बना था, ठीक है, इसकी हिस्ट्री को देखते हैं अब।
सो हेलो गाइस फिर से। सो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक हिस्ट्री ऑफ गिट के बारे में। ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ गिट बहुत एक छोटी सी हिस्ट्री है और बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पायरिंग हिस्ट्री है। सो ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग इनको पहले से जानते होंगे। अगर जो नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ ये कौन है। ये है लिनस टॉरवाल्ड। ओके। काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन है। सो मैं इनका नाम याद लिखता हूँ, स्पेलिंग क्लियर कर देता हूँ आपको। एक सेकेंड। इनका नाम है लिनस टोरवाल्ड। आई मे बी नॉट एबल टू क्लियर प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली। सो इनका नाम है लिनस टॉरवाल्ड। ठीक है। ये इन वही शख्स हैं जिन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल को लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है। सो इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी गिट बनाने की? ठीक है। सो हम देखते हैं क्या था। ये भी पहले सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते थे। ठीक है। बट एक टाइम आया, वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते थे इन्हें। एक दिन अचानक से ना जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते थे, बिट कीपर या बिट पॉकेट, आई डोंट रिमेम्बर, आप लोग चेक कर सकते हैं वो, बट सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम था वो यूज़ करते थे। ठीक है। वो इन्हें पहले फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करता था। ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया, एकदम से बोला कि अब हम आपको अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, आने वाले टाइम के लिए आपको पे करना पड़ेगा। और वो एक बहुत बड़ा प्राइस था जो इन्हें इनसे डिमांड किया गया। सो ये ओपन सोर्स कम्युनिटी में एक बहुत अच्छा नाम है इनका। ठीक है। सो ये वहाँ पर तो कोई पैसे वगैरह देता नहीं है। सो ये इन लोगों ने कहा कि सर अब हम क्या करेंगे? ठीक है। सो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, हम अपना वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे। इनको ये विश्वास था कि सॉफ्टवेयर को इंसान ने बनाया, इंसान ने सॉफ्टवेयर को नहीं बनाया, तो हम भी एक अपना वर्जन कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं जो कि इससे बेटर हो। सो इन्होंने एक ऐसा वर्जन कंट्रोल सिस्टम बना पा डाला फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आज तक हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जिसको सब यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है गिट। सो एक छोटी सी ये हिस्ट्री थी गिट के बारे में जो कि लिनस टोरवाल्ड सर ने बनाया है। ठीक है। अब हम गिट के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है। अब हम गिट के थोड़े से बेनिफिट्स को देखते हैं कि गिट के यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। ओके। वैसे तो अब तक आप लोग काफ़ी बेनिफिट्स को समझ गए होंगे, बट हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं बेनिफिट्स के बारे में। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है। देखो, बेनिफिट नंबर 1 है, मान के चलो, इमेजिन करो कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर था। ठीक है। और उसकी ना 2 फाइल्स डिलीट कर दी किसी ने। ठीक है। जैसे मान के चलो सॉफ्टवेयर एक्स था, इसके अंदर इसकी फाइल थी F1 और F2। ठीक है। मान के चलो कि ना किसी यूज़र ने ये F2 फाइल डिलीट कर दी, डिलीट। ठीक है, डिलीट कर दी और नया वर्जन बना दिया। पहले वर्जन था मान के चलो 2। ठीक है। डिलीट करने के बाद ये क्या बना दिया उसने, वर्जन 3 बना दिया। ठीक है। और आप चाहते हो कि वो जो फाइल डिलीट करी है वो वापस आ जाए। आपको ना वो फीचर सब जो वर्जन 3 में फाइल डिलीट करके चला गया ना, वो आपको पसंद नहीं आया। अब आप चाहते हो कि ना वो फीचर वापस आ जाए, मैं वापस से वर्जन 2 पे चले जाऊँ। सो गिट अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सो आप ये फीचर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल सकते हो। क्या कि आप वापस से वर्जन 3 से वर्जन 2 पे जा सकते हो। यानी आप क्या कर सकते हो, रोल बैक। अगर आप वर्जन 3 पे हो और कोई उसमें फाइल डिलीट हो गई है, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो फाइल वापस आ जाए, यानी आप वर्जन 2 पे वापस चले जाओ, तो आप अगर गिट का यूज़ कर रहे हो तो आप ये फीचर जो गिट प्रोवाइड करता है रोल बैक का, आप ये यूज़ करके वापस से वर्जन 2 पे जा सकते हो। ठीक है। सो ये तो हुआ बेनिफिट नंबर 1। अब कुछ और बेनिफिट देखते हैं। देखो, सेकेंड बेनिफिट क्या है। जैसे मान के चलो कि ये फाइल 2 डिलीट हुई होगी। ठीक है। अब वर्जन 3 मान के चलो जो था वो स्टेबल नहीं रहा।
ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर ने काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हुआ, इशू आ गया। ठीक है, अगर आप गिट का यूज कर रहे हो तो आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो फाइल डिलीट करी वो किसने की, कब की। ठीक है, और क्या इसी फाइल को डिलीट करने के बाद मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर इशू आया था। सो आप ये सब चीज़ें गिट का अगर यूज़ कर रहे हो तो देख सकते हो। यानी सेकंड फीचर क्या है, हम ये देख सकते हैं कि हु इंट्रोड्यूस्ड एन इशू। ठीक है, एंड व्हेन ऑल्सो, मतलब कब किया, किस टाइम पे किया, उसका क्या नाम है, उसकी क्या ईमेल आईडी है, सब कुछ पता चल सकता है हमें अगर हम गिट का यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, कि जो भी इशू मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर आया है, किसी ने कोई फाइल डिलीट कर दी या कोई नया फाइल ऐड कर दी, तो किसने किया जिससे इशू आ गया, तो हम ये चीज़ देख सकते हैं। थर्ड फीचर क्या प्रोवाइड करता है गिट हमें, जैसे कि अब ये इशू आ चुका है, जैसे मैंने आपको रोल बैक वाला फीचर बताया कि मैं वापस से वर्जन 2 पे, यानी वी कैन बेसिकली रोल बैक ही है थर्ड फीचर, इसको कोई बताना फायदा नहीं, मैं फिर भी बताता हूँ कि वापस से हम रोल बैक कर सकते हैं वर्किंग स्टेट पे। अब मेरा वर्जन 3 स्टेबल नहीं था, काम नहीं कर रहा था, तो मैं वापस से वर्जन 2 पे जा सकता हूँ, यानी रोल बैक कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये थे कुछ बेनिफिट्स गिट के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ गिट के फीचर्स देखते हैं। ठीक है, गिट के कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं। ओके, गिट के कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं। देखो, जब भी आप कोई फोल्डर बनाओगे जिसके अंदर, जैसे मैंने बताया था रिपोजिटरी बनाओगे, रिपोजिटरी क्या होती है, रिपोजिटरी वो सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी फोल्डर होता है जिसके अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर की सारी हिस्ट्री को स्टोर करोगे। यानी ये वो फोल्डर होगा जिसके अंदर वर्जन 1 2 3 4 5 6 से लेके जितने भी आपने वर्जन बनाए होंगे वो सारे के सारे वर्जन किसके अंदर स्टोर होंगे, इस रिपोजिटरी के अंदर स्टोर होंगे। ठीक है, तो वो रिपोजिटरी गिट की रिपोजिटरी कैसे होगी। ठीक है, यानी वो ये कैसे पता चलेगा कि ये रिपोजिटरी के अंदर मैं गिट यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी हम गिट यूज़ करेंगे अपनी पर्टिकुलर रिपोजिटरी के अंदर, तो उसके अंदर एक फाइल बन जाएगी डॉट गिट के नाम से। ठीक है, डॉट गिट फाइल क्या होती है, बेसिकली डॉट गिट फाइल ही होगी जिसके अंदर क्या होगी, मेरी सारी सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री स्टोर होगी। ठीक है, और गिट डॉट गिट फाइल का यूज़ करके हम सारी हिस्ट्री को फेच कर पाएंगे। क्या, डॉट गिट फाइल को ही यूज़ करके हम सारी हिस्ट्री को फेच कर पाएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। ये हिडन फोल्डर रहते हैं, हम ये सब कुछ देखेंगे कि इसे कैसे बनाना है। ठीक है, ये कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या क्या फाइल्स होती हैं, सब हम देखेंगे। ठीक है, सेकेंड फीचर क्या है गिट का, ऑल ऑपरेशंस आर ऑलमोस्ट लोकल। ऑल ऑपरेशंस आर लोकल, ऑलमोस्ट कहूँगा मैं, हर नहीं। ठीक है, ऑल ऑपरेशंस आर ऑलमोस्ट लोकल कहने का क्या मतलब है कि आपको सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं, आपको इंटरनेट कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। आप जितने भी कमांड्स बेसिकली रिपोजिटरी की हिस्ट्री को फेच करने के लिए, सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री पे जाने के लिए, जितने भी आप कमांड्स यूज़ करेंगे, जितने भी आप ऑपरेशंस करेंगे अपनी रिपोजिटरी में, वो सारे आप लोकली अपने कंप्यूटर के अंदर ही कर पाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है सर्वर वगैरह की या इंटरनेट कनेक्शन की, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सट्रीम हमें ऑपरेशन यूज़ करना हो जो यूज़ करता हो वो फीचर। ठीक है, यानी हम कंप्यूटर ही, अपना कंप्यूटर का यूज़ करके बेसिकली हम सारी हिस्ट्री को फेच कर पाएंगे बिना इंटरनेट कनेक्शन के। जबकि हम देखा था जैसे हमने कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन, सॉरी सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर अगर मेरे को एक वर्जन है मेरे पास, मान लो वर्जन 1, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को वर्जन 3 का भी कोई फीचर उसमें ऐड कर देना है, तो मेरे को वर्जन 3 की फाइल्स अगर चाहिए तो मुझे वापस से
सर्वर पे जाना पड़ेगा और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा और उसे बताना पड़ेगा कि अब मेरे को वर्जन 3 की फाइल्स ला कर दो. सो अनलाइक सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम अगर हम यूज़ करें, यानी गिट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ कंप्यूटर का, अपना लोकली कंप्यूटर का यूज़ करके हम सारी हिस्ट्री को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, बट एक बहुत सेफ्टी का प्रोसीजर है. अब हम इतने लोग अगर गिट को यूज़ कर रहे हैं और गिट की अपनी अपनी फाइल्स, अपने अपने इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स को अगर गिट पे डाल रहे हैं, तो कोई ना कोई सिक्योरिटी का भी फीचर हमें गिट प्रोवाइड कर रहा होगा. सो येस, गिट हमें एक सिक्योरिटी फीचर भी प्रोवाइड करता है, जिसको हम कह रहे हैं कि गिट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है. गिट हैज़ इंटीग्रिटी. ओके. सो गिट हैज़ इंटीग्रिटी कहने का मतलब क्या है कि जैसे ना एक चीज़ होती है, गिट हमें प्रोवाइड करता है ये SHA1 चेकसम. ठीक है. SHA1 चेकसम कहने का क्या मतलब है, एक सेकंड, मैं सब बताऊंगा आपको. SHA1 चेकसम समझते हैं. ठीक है. चेकसम वो समझते हैं. जैसे मान के चलो कि ना मैं हूँ यहाँ, मेरे से, मेरा नाम सागर है, तो मैं सागर. ठीक है. और ये मेरी कोई दोस्त है, जैसे मान के चलो शादमानी. ठीक है. मेरे पास एक मूवी है जिस फाइल का नाम है f1.mp4. ठीक है. मैं ना चाहता हूँ कि ये मैं मूवी ना शादमनी को दे दूँ. ठीक है. बट मेरे को डर है कि जैसे कि मैं इस फाइल को जब शादमनी को दूंगा तो रास्ते में कोई ये फाइल में कोई गड़बड़ी ना कर दे, यानी इस फाइल में कोई चेंज ना कर दे. कि जैसे मान के चलो मैंने इसे एवेंजर्स मूवी दी थी. ठीक है. यानी f1.mp4 के अंदर जब मेरे पास थी तो मुझे पता था इसके अंदर एवेंजर है. ठीक है. और जब शादमानी ने मूवी खोली तो ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई दूसरी मूवी निकल जाए. मान के चलो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कोई एपिसोड निकल गया. ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. ये रास्ते की जब मैंने सागर ने फाइल f1.mp4 को किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऐसे मान के चलो पेन ड्राइव से, CD से, ड्रॉप बॉक्स के थ्रू या ड्राइव पे डाल के कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू शादमनी को मूवी देना चाहता है. ठीक है. बट वो नहीं चाहता कि रास्ते में इस फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ करके एवेंजर्स की जगह इसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा दे दे. ठीक है. सो सागर क्या करेगा, उसने क्या सोचा कि शादमनी को कैसे पता चलेगा कि शाद, और ना एक चीज़ और क्या, कि सागर ने शादमनी को बताया नहीं कि जो मैं तुम्हें मूवी दे रहा हूँ ना उसके अंदर एवेंजर ही स्टोर्ड है, मतलब एवेंजर मूवी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ. ठीक है. सो अब सागर को कैसे पता चलेगा कि उस फाइल के साथ छेड़छाड़ हुई है नहीं हुई है, शादमनी को कैसे पता चलेगा उस फाइल के साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है. सो सागर कंप्यूटर इंजीनियर था. ठीक है. तो उसने क्या किया, उसने ना इस f1.mp4 के लिए एक चेकसम बना लिया. ठीक है. चेकसम क्या होता है, एक हैश कोड होता है, हैश कोड कह लो, या एक पर्टिकुलरली एक नंबर होता है. ठीक है. जैसे मान के चलो जब इसने इस फाइल के लिए कोई चेकसम बनाया होगा तो उसे एक नंबर मिला होगा. ठीक है. उसने नंबर क्या मिला, मान के चलो ये मिल गया 219FB79 समथिंग, कुछ नंबर मिल गया. ठीक है. एग्जाम्पल है ये. ठीक है. ये नंबर मिल गया. तो सागर ने क्या बोला शादमनी को कि ना जब ये मूवी तुम अपने कंप्यूटर में रन करो ना, तो रन करने से पहले चेक कर लेना कि इस फाइल का f1.mp4 जो है ना, उस फाइल का जो चेकसम है ना, वो यही है. ठीक है. अगर ये चेकसम चेंज हो गया होगा तो कहने का मतलब क्या होगा कि रास्ते में जो फाइल थी उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है. अगर ये चेकसम सेम रहा तो यानी इस फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, जो सागर ने फाइल दी थी वही फाइल शादमनी तक पहुंची है. अब और चेकसम ना बेसिकली इतने अच्छे होते हैं कि मतलब मान के चलो मैं कुछ हल्का सा भी छेड़छाड़ कर दूंगा, मान के चलो मैंने फाइल का
नाम भी रीनेम कर दिया। जैसे यहाँ पर f1.mp4 था और मैंने जब शादमनी को दी तो उसका नाम मान के चलो f2.mp4 हो गया, ठीक है। तो अगर नाम भी चेंज होगा तब भी ये चेकसम चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी शादमनी को पता चल जाएगा इस फाइल के साथ कुछ ना कुछ तो छेड़छाड़ हुई है, ठीक है। सब लोग ज़्यादातर अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर, अच्छी अच्छी कंपनी जो बेसिकली सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वो चेकसम का यूज़ करते हैं। गेट SHA1 चेकसम यूज़ करते हैं अपनी फाइल्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप सबने node.js के बारे में सुना होगा। मैं उसकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ना अदर डाउनलोड्स में जाते हैं, ठीक है, और नीचे आते हैं। देखो ये दिखा रहा है मुझे जो ये node.js जो चेकसम यूज़ करते हैं वो कौन से चेकसम्स हैं, SHA सम्स, ठीक है। ये भी एक तरीके के चेकसम्स होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है क्या कि जैसे अगर आप हमारी वेबसाइट से लिनक्स के लिए आप ये डाउनलोड करते हो इनका सॉफ्टवेयर, जिसकी फाइल नेम ये है, वर्जन 12.16.2 है। आप अगर ये फाइल डाउनलोड करते हो तो उस फाइल के लिए ये चेकसम है, ठीक है। अगर ये चेकसम चेंज हो जाता है, ठीक है, जब आपने अपने कंप्यूटर में फाइल डाउनलोड करी और ये चेकसम चेंज हो गया आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने के बाद, तो यानी वो फाइल नहीं है जो हमने अपने हम ऑफिशियली अपनी node.js की फाइल पे सर्वर पे या वेबसाइट पे हमने डाली हुई है। आपकी फ़ाइल कोई दूसरी फ़ाइल मिल गई है आपको, ठीक है। ऐसी विंडोज़ के लिए अगर आप डाउनलोड करते हो तो ये चेकसम है, ठीक है। बेसिकली ये चेकसम फीचर देखो node.js जो है हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये SHA सम्स प्रोवाइड करता है। ऐसे ही SHA1 चेक सम्स भी होते हैं जो कि हमें गेट प्रोवाइड करता है। हम इसे यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, SHA1 चेकसम प्रोवाइडेड बाय गेट, ठीक है। और जैसे अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसके बारे में सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा कि कैसे SHA1 चेकसम्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो आपको सब कुछ यहाँ पे पढ़ने को मिल सकता है। बट जो भी बेसिक चेकसम्स के बारे में बताना था मैं आपको बता चुका हूँ। यही था गिट के चेकसम्स के बारे में, ठीक है। ये थे कुछ गिट के बेनिफिट्स जो हमने देखे, ठीक है। अब वो टाइम आ चुका है जब हम गिट इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर। ओके, हम गिट इंस्टॉल करने चलते हैं। मैं बेसिकली दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ और लिनक्स के लिए बताऊंगा, ठीक है, और मैक के लिए भी बताऊंगा कि आप अपने मैक में या लिनक्स में या विंडोज़ में कैसे गिट को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे गूगल पे जाके गिट डाउनलोड। अगर आप गेट डाउनलोड में जाएंगे तो ये सबसे पहला लिंक जो आएगा getscm.com, ठीक है। ये गेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, हम इसको खोलेंगे। ये आपको ऑलरेडी मतलब बेसिकली ऑटोमेटिकली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा और आपको उसी के लिए ये डाउनलोड फाइल दिखाएगा। जैसे मैं विंडोज़ में हूँ तो ये मेरे को विंडोज़ के लिए डाउनलोड फाइल दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लूँगा। और अगर आप मेरे दोस्त लिनक्स में हैं, ठीक है, मैं लिनक्स में तो बहुत ज़्यादा ही आसान है लिनक्स में इंस्टॉल करना। अगर आप लिनक्स में हैं तो आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करके अपना टर्मिनल खोलना है, ठीक है। आपको अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आई होप सो आपको पता होगा कि टर्मिनल क्या होता है। राइट क्लिक करके अपना टर्मिनल खोलेंगे और वहाँ पर ये कमांड लिखेंगे, sudo apt get, रुको, बेसिकली हमें ये कमांड भी रन करनी होती है। हमें ऑफिशियली गिट की वेबसाइट पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या कमांड होती है। यहाँ बैक जाऊँगा मैं, यहाँ पे लिनक्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये कह रहा है कि डाउनलोड द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ गिट इन योर उबंटू और डेबियन एक लिनक्स की वर्जन है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, अपने टर्मिनल में जाके ये कमांड रन करनी है, sudo apt get install git, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर गेट इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, लिनक्स की जो भी रिलीज़ यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आप अपना
गिट इंस्टॉल कर सकते हैं इस कमांड को यूज़ करने के बाद। ठीक है, जैसे मैं विंडोज़ में हूँ तो जैसे मेरा अभी डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये डाउनलोड होता है फिर मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, सो वेट करते हैं थोड़ा सा, बस ये हो ही गया इंस्टॉल। सो जैसे कि देखो ये मेरा डाउनलोड हो चुका है, सो मैं इसे अब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। सो मैं इसे ये दे दूँगा। सो जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा तो मेरा ये खुल जाएगा। ठीक है, मैं इसे जैसे मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। आपके में आएगा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली नेक्स्ट 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 करके करते जाना है और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल था तो तब भी मैंने कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट जैसे भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई उसमें जो भी टिक विक करना है कुछ नहीं करना, बस आपको नेक्स्ट 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 करके इसे इंस्टॉल कर लेना है ईजिली अपने कंप्यूटर के अंदर। सो जैसे ये हो जाता है तो फिर हम देखते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर की स्पीड पे और इस पे। सो जैसे इंस्टॉल हो जाता है फिर हम मिलते हैं दोबारा। सो गाइस, मेरा गेट मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। सो यहाँ पर ये मेरे को दिखा रहा है, ऐसे इसका बना आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे साइन। हम इसे ओपन कर सकते हैं देखो दो तरीके से। ठीक है, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको दो यहाँ पर दिखाई देंगे, गेट GUI हेयर और गेट बैश हेयर। ठीक है, सो GUI कहने का मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और बैश कहने का मतलब है टर्मिनल। ठीक है, बेसिकली गेट बैश एक टर्मिनल है। वैसे जैसे आपको विंडोज़ के अंदर पावर शेल मिलता है, जैसे शिफ्ट राइट क्लिक करके अगर आप खोलें तो आपको यहाँ पर पावर शेल मिलता है। ठीक है, पावर शेल क्या है, बेसिकली विंडोज़ के लिए टर्मिनल है। ठीक है, और जो ये बैश है बेसिकली इसके अंदर ना सारी लिनक्स की कमांड्स चलती हैं। सो गेट बैश अगर हम यूज़ करेंगे तो इसमें हमें लिनक्स की थोड़ी सी फील आएगी। ठीक है, और लिनक्स बेसिकली इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप कभी फ्यूचर में ऐसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे कहीं लिनक्स यूज़ हो रहा है तो आपको लिनक्स में भी चलाना आ जाएगा और विंडोज़ में भी चलाना आ जाएगा। आप गेट बैश यूज़ करेंगे तो आप विंडोज़ के अंदर लिनक्स वाले कमांड्स यूज़ करके गेट बैश चला सकते हैं। ठीक है, वरना अगर आप पावर शेल में करना चाहते हैं तो पावर शेल में भी गिट चलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखो जैसे अब मेरा गिट इंस्टॉल हो चुका है, मैं दोनों में आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं सबसे पहले पावर शेल में यहाँ पे लिखूँगा गिट और एंटर कर दूंगा तो देखो मेरे पास ये सारा आ गया। ठीक है, ये आपको बताएगा कि गिट आपके इंस्टॉल्ड है और गिट के सारी ये कमांड्स हैं। अगर मैं यहाँ पर गेट बैश में गेट लिख के एंटर लिखूं तब भी मेरे को सेम चीज़ मिलेगी। ठीक है, सो गेट बैश और पावर शेल सेम काम करेगा, बट क्या है थोड़ा कि जो पावर शेल होता है वो लिनक्स के टर्मिनल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, और लिनक्स में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और आपको भी ज़्यादा कंफर्टेबल लिनक्स के टर्मिनल पे ही होना चाहिए। ठीक है, सो लिनक्स के टर्मिनल के फीचर्स हम यूज़ कर पाएंगे इसके अंदर। ठीक है, आप अपने गिट का वर्जन चेक कर सकते हैं यहाँ पर गेट माइनस माइनस वर्जन कमांड रन करके। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप सब लोग के लिए ताकि आप लोगों को भी नज़र आए मैं क्या कमांड रन कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गेट वर्जन। मैं गेट वर्जन पे जाके इसे एंटर कर देता हूँ तो मेरे को बता देगा कि आप विंडोज़ में हैं और आपने इसका गेट वर्जन 2.6 इंस्टॉल किया हुआ है। अब सेम कमांड मैं पावर शेल में भी रन कर सकता हूँ, गेट माइनस माइनस वर्जन। अगर आपको लिनक्स की कमांड्स नहीं चलानी आती हैं तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है, हम आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं सब बताऊंगा, बेसिक थोड़ी बहुत गिट की लिनक्स की कमांड जिसको यूज़ करके आप गिट को आसानी से चलाना सीख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम गिट बैश खोल चुके हैं। ठीक है, तो सब जब भी हम गिट बैश खोलेंगे फर्स्ट टाइम के लिए, सो हमारा काम क्या होगा, गिट को कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगर कहने का मतलब क्या है कि हम गिट को बेसिकली अब हम बताना चाहते हैं कि जो इस कंप्यूटर के अंदर गिट यूज़ कर रहा है वो कौन है, जो इस पीसी के लिए गिट का यूज़र है वो कौन है, हम इसे ये बताना चाहते हैं। सो जल्दी से हम अपने गिट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो अब हम गिट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अपना गिट बैश खोलना, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ।
क्लियर कमांड रन करके ये साफ हो जाएगा आपका टर्मिनल। सो अब आपको सबसे पहली कमांड क्या रन करनी है, git config --global user डॉट नेम स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, इस कमांड से क्या होगा, गिट को पता चल जाएगा कि इस पीसी के अंदर जो भी कमिट्स होंगी, जितनी भी गिट का काम होगा, वो कौन यूज़र कर रहा है। ठीक है, सो मैं इसे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड हम क्या करते हैं, गिट को बताते हैं कि हमारी ईमेल आईडी क्या है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं git config --global user डॉट email। यहाँ पे मैं लिखता हूँ sagar_agarwal @outlook.com। ठीक है, सो अब मैंने गिट को बता दिया है कि सागर मेरा नाम है और मेरी ईमेल आईडी sagar_agarwal @outlook.com है। सो हम चेक करते हैं क्या ये गिट को पता चल गया। सो उसके लिए कमांड क्या रन करते हैं, git config --list और इसे एंटर कर देंगे। ठीक है, सो अब देखो मेरे पास ये काफ़ी चीज़ें आ गई। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या बोल रहा है मुझे। अब ये देखो, ये तो मुझे पता नहीं क्या 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 बोल रहा है, बट दो चीज़ें देखो मेरे को दिख जाएंगी क्या, कि ना जो यूज़र का नाम है वो क्या है, सागर है। ठीक है, और यूज़र की जो ईमेल है वो क्या है, sagar_agarwal @outlook.com है। ठीक है, सो इस कमांड से मैंने क्या किया है, गिट को बता दिया है कि मेरा नाम सागर है और मेरे यूज़र की जो ईमेल है वो sagar_agarwal @outlook.com है। ठीक है, सो अब देखो, अब हम किसी भी फोल्डर को, जिस फोल्डर को मैं अपनी रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया। ठीक है, और इस फोल्डर को मैं अपनी रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी ये मेरा फोल्डर एम्प्टी है, तो इसके अंदर जल्दी से कुछ फाइलें ऐड कर देते हैं। जैसे मान के चलो मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल ऐड कर दी, जैसे सागर word.rtf वर्ड फाइल हो गई है मेरी। ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल, सॉरी पहले एक्सेल की स्प्रेडशीट फाइल ऐड कर देता हूँ, और माय एक्सेल। ठीक है, एक क्या करते हैं हम, टेक्स्ट फाइल ऐड कर देते हैं कोई, जैसे मान के चलो माय टेक्स्ट। अब मान के चलो मैंने ये 3 फाइल ऐड करी हुई हैं बस। ठीक है, और ये मेरा क्या है, मेरा सॉफ्टवेयर है नहीं, बट बेसिकली मान के चलो ये मेरा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा सॉफ्टवेयर का वर्जन है ना, आज से मैं सॉफ्टवेयर की ट्रैकिंग करना चाहता हूँ, कि मतलब मैं अब इस फोल्डर के अंदर अपनी रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। कुछ नहीं करना है, इस फोल्डर के अंदर जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पर गिट बैश हेयर क्लिक कर देना है। ठीक है, सो या इसका क्या फ़ायदा होगा, देखो जब भी हम अपना टर्मिनल खोलते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर खुलता है, पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर खुलता है। ठीक है, सो इस वक्त मेरा गिट बैश कहाँ पर खुला हुआ है, डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया है, उसके न्यू फोल्डर 2, इसके अंदर मेरा अभी गिट बैश खुला हुआ है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर आके नहीं खोलता, यहाँ पे राइट क्लिक करके, ठीक है, सो मैं अगर डेस्कटॉप पे हूँ, डेस्कटॉप पे गिट बैश खोला है मैंने, सो देखो मेरे को ये डेस्कटॉप दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा था मेरे को, देखो यहाँ पे डेस्कटॉप दिखा रहा है, और यहाँ पर देखो मैं दोनों में आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके खोला था तो मेरे को ये डेस्कटॉप दिखा रहा है, और मैंने इसे फोल्डर के अंदर जाके राइट क्लिक करके खोला था तो मेरे को न्यू फोल्डर दिखा रहा है। अब मैंने डेस्कटॉप पे खोल दिया है मान लो, और मैं वापस से न्यू फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, बट अब मैं वापस से अंदर राइट क्लिक नहीं करूँगा। सो एक लिनक्स की कमांड होती है क्या, cd, इसका मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। मैं क्या लिखूँगा, cd न्यू, जो भी उसका नाम था, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उस फोल्डर का नाम, न्यू फोल्डर। एक सेकेंड, मैं इस फोल्डर के ना नाम को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इस गेट बैश के अंदर ना जो भी फाइल हम कॉपी पेस्ट करेंगे वो कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होती है, इसके अंदर हमें शिफ्ट इंसर्ट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सो ये वो नहीं ले रहा, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इस फोल्डर का ना नाम चेंज कर देते हैं, कुछ इजी सा नाम रख देते हैं। जैसे मैं रख देता हूँ माय ट्यूटोरियल, माय ट्यूट रख देते हैं इसका नाम फोल्डर का। ठीक है, मैंने इसे यहाँ खोला हुआ है ना,
सो इसे यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। अब ट्राई अगेन कर देते हैं। सो इसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम वापस से इसके अंदर आते हैं और मैं यहाँ पे इसका करता हूँ CD। अभी मैं डेस्कटॉप पे ही हूँ, देखो मैंने अभी वो कमांड में एरर आ गया था, मैं अभी डेस्कटॉप पे ही हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, CD माई ट्यूट और एंटर कर दूंगा। तो देखो मैं क्या हुआ, अब मैं माई ट्यूट यानी उस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। और एक कमांड होती है LS से क्या होगा, उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी उस वो आपको शो कर देगा। अब यहाँ पर LS क्लिक करूँगा तो देखो मेरे को दिखा देगा कि इस फोल्डर के अंदर आपकी 3 फाइल्स हैं, माई एक्सेल, माई टेक्स्ट और सागर वर्ड के नाम से, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक गिट्स कमांड है जिनको आपको याद कर लेना है। मेरे लिए याद कर लो, चाहे किसी भी नोटबुक में लिख लो। LS क्या करेगा, जिस भी आप फोल्डर में हो करेंटली उस अंदर की फोल्डर्स की सारी फाइल्स को शो कर देगा कि उस फोल्डर के अंदर अभी क्या क्या फाइल है। CD का मतलब क्या था, चेंज डायरेक्टरी, यानी आप करेंटली किसी डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं। अब देखो मैं माई ट्यूट के अंदर आ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं वापस से डेस्कटॉप पे चले जाऊँ, तो यहाँ पे लिखूंगा CD डॉट डॉट, सॉरी यहाँ पे लिखूंगा CD डेस्कटॉप। तो देखो ये नहीं जाएगा, क्यों, एक सेकेंड। सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। उसमें क्या होता, मैं देखो अभी कहाँ पर हूँ, माई ट्यूट पे हूँ और मैं वापस से डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ। मैंने CD माई ट्यूट करके क्या किया था कि मैं डेस्कटॉप से माई ट्यूट के अंदर चला गया था। अब मैं माई ट्यूट में हूँ और मुझे वापस से डेस्कटॉप पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, CD और ये माइनस, ठीक है। तो देखो सॉरी CD स्पेस माइनस, ठीक है। देखो ये क्या करेगा, मेरे को वापस से डेस्कटॉप पे ले आएगा। अब मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। अब मैं कैसे चेक करूँगा कि मैं प्रेजेंटली किस डायरेक्टरी में हूँ। एक कमांड है PWD, जिसका फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आप इस पर एंटर करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आप करेंटली कौन सी डायरेक्टरी में। जैसे मैं अभी लोकल ड्राइव C के अंदर यूजर्स का फोल्डर है, उसके अंदर सागर है, उसके अंदर क्या हूँ, डेस्कटॉप पे हूँ, ठीक है। PWD मेरे को ये बता देता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं बेसिकली इस फोल्डर के अंदर था, मुझे इस फोल्डर को अपनी रिपोजिटरी बनानी थी, तो मैं इसके अंदर गिट बैश खोलूँगा, ठीक है। अब हम सबसे पहली अपने गिट की कमांड रन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली कमांड हम गिट की क्या रन करेंगे, गेट स्टेटस, ठीक है। आप ये आदत डाल लीजिएगा, जब भी कोई गिट फोल्डर में जाएं तो वहाँ पे पहली कमांड क्या रन करनी है, गेट स्टेटस। हम गिट स्टेटस क्या बताएगा, प्रेजेंटली ये कोई हमारी गिट की रिपोजिटरी तो नहीं है, ठीक है। हम अभी ये क्या दिखा रहा है, फैटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी, यानी ये प्रेजेंटली हमारी कोई भी गिट रिपोजिटरी नहीं बनी हुई है। ये फोल्डर मेरा अभी गिट रिपोजिटरी नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर मेरा गिट रिपोजिटरी बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कमांड रन करूँगा, गेट इन इट। गेट इनिट कहने का क्या मतलब है, गेट इनिशियलाइजेशन, यानी मैं इस फोल्डर को अपनी गिट रिपोजिटरी की तरह इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। तो मैं गेट इनिट करके एंटर कर दूंगा, ठीक है। देखो ये क्या दिखा रहा है मेरे को, इनिशियलाइज्ड, यानी अब ये जो फोल्डर था मेरा माई ट्यूट, ये क्या बन चुकी है, मेरी गिट रिपोजिटरी बन चुकी है, ठीक है। यानी गेट इनिट से मेरी ये मेरी गिट रिपोजिटरी बन चुकी है, ठीक है। देखो जैसे अभी मैंने गेट इनिट किया था, तो इसके अंदर देखो ये डॉट गेट नाम से फोल्डर बन गया, ठीक है। अब ये जो डॉट गेट फोल्डर में से मैंने आपको प्रीवियसली इस पे बताया था वाइट बोर्ड पे, ये जो डॉट गेट फोल्डर है बेसिकली, ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर मेरे सॉफ्टवेयर की सारी हिस्ट्री स्टोर्ड होगी। अब इसके आगे जो भी काम करने हैं गिट की कमांड्स के बारे में, जो भी हमें कुछ सीखना है, वो हम पार्ट 2 जो मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर सीख सकते हैं। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी कुछ हो चुका है। एक बार और रिवीजन के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके लिए देख लीजिएगा चाहिए, बट जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उनको ध्यान से समझिएगा और इन्हें कहीं ना कहीं नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी। थैंक यू गाइज, आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ 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 मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो, ये आप सब अपनी नोटबुक पे भी बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या बनाना है, सब्सक्राइब में,
ठीक है, आप सबको अपनी कॉपी पे बनाना है। और मेरी वीडियो के नीचे एक बहुत अच्छा सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसको आपको दबा देना है। ठीक है, और आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी हो तो प्लीज़ इसे एक्सेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।